नमस्कार दोस्तों, कर्नल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन बात करेंगे फलन एवं समन, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक तरह का रिलेशन होता है। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है कि जो फंक्शन है वो हमेशा एक तरह का रिलेशन होता है। मतलब सारे के सारे फलन हमेशा रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फलन नहीं होते। तो एक फंक्शन कभी भी हमेशा रिलेशन होगा। तो फंक्शन को पढ़ने से पहले रिलेशन पढ़ना जरूरी है। तो जब भी अपन फंक्शन पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में आएगी वो चीज़ अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहली है सेट्स, समुच्चय। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ये लास्ट लेक्चर में अपन ने इसके ऊपर डिटेल से पढ़ा था सेट्स में, लेकिन फिर भी इसमें एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी सेट को इस तरह से लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, और उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे एस क्या है यहाँ पे? सेट। और इस एस के जो एलिमेंट है वो है ए, बी और सी। इनको कहते हैं अवयव। समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों में लिखते हैं और समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है समुच्चय को, और उसके अवयव को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी बात कि जब ये ए एस का अवयव है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, सी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पर डी एस में नहीं है तो मैं लिखूंगा डी नॉट बिलोंग्स टू एस, ई नॉट बिलोंग्स टू एस। जब कोई भी अवयव उस सेट से रिलेटेड है तो उसमें एप्सिलॉन का साइन लगाएंगे, और कोई भी अवयव उस सेट से रिलेटेड नहीं है तो उसमें एप्सिलॉन नॉट का साइन लगाएंगे। ये था सेट्स। इसके बाद आता है सबसेट, उप समुच्चय। उप समुच्चय की जब अपन डिफाइन करते हैं तो उप समुच्चय क्या होता है? दो सेट ए और बी। जब ए के सारे एलिमेंट यदि बी में है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सुपरसेट होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ए एक इसमें एलिमेंट है ए बी सी, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और इसी तरह से एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। अब अपन देखते हैं कि ए के सारे जो एलिमेंट है वो बी में है। ए के एलिमेंट ए बी सी तीनों के तीनों इसके अंदर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सुपरसेट होगा। इसको सुपरसेट कहेंगे और इसको सबसेट कहेंगे। इसको उपसमुच्चय और इसको अधिसमुच्चय कब कहेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी देखी अपन ने, सेट और सबसेट। सबसेट का जो सिंबल है वो इस तरह का होगा। जैसे यहाँ पर बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए में नहीं है, बी का जो डी एलिमेंट है वो ए में नहीं है, ई एलिमेंट ए में नहीं है, एफ एलिमेंट ए में नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इस तरह से ये सबसेट होता है और इसका सिंबल ये आपके सामने लिखा हुआ है। आगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में है इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर ये क्रमित युग्म। युग्म मतलब, युग्म पेयर का मतलब होगा दो एलिमेंट। ठीक है। तो ए पेयर ऑफ ए ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। एक पर्टिकुलर क्रम के अंदर यदि आप लिस्ट कर रहे हो, लिस्टेड उसको लिख रहे हो पर्टिकुलर क्रम में दो एलिमेंट को, तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। सिंपल सा कि जैसे यही चीज़ मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देता ये, तो ये हो जाता सेट ए कोमा बी। और यदि इस तरह से लिखा हुआ है सिंपल ब्रैकेट में दो एलिमेंट को लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर का जो ए है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है और बी इसका सेकंड एलिमेंट है। इसमें फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होता है। ठीक है। सेट में ऐसा नहीं होता। यदि ये सेट लिखा होता ए और बी तो इसमें बी और ए भी लिख सकते हैं। इसको बी और ए और बी में कोई फर्क नहीं है। सेट के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे ये ए कोमा बी है तो ये बी कोमा ए के बराबर नहीं होगा। ए कोमा बी कभी बी कोमा ए के बराबर नहीं होगा। कब नहीं होगा? क्रमित युग्म में। तो इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर मतलब इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, पेयर मतलब दो ही। तो सेट में और ऑर्डर पेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? एक तो ये होगा कि सेट के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। कोई भी सेट
ए कोमा बी हो, बी कोमा ए बराबर होगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अलग होगा। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि सेट में 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, इस तरह से 4 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट वाले को जो यहाँ पे लिखा होगा पहले उसको फर्स्ट एलिमेंट और बाद वाले को सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आप देखो, जैसे इसमें मैंने लिखा 1,2, ये ए पॉइंट है, और बी पॉइंट है 2,1, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। लेकिन सेट में यदि मैं लिख देता 1,2 और 2,1 तो वो एक ही बात होती, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी में है कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 सेट का मल्टीप्लाई होता है, 2 सेट का प्रोडक्ट होता है। 2 सेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो कार्तीय गुणन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। देखो डेफिनेशन आप समझते हैं इससे एग्जाम्पल से। जैसे एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 को मैंने ऐसे शो कर दिया इसमें। अब यदि मैं इसके पेयर बनाऊं, इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, ए और बी के जब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। क्योंकि आपको जब ऑर्डर्ड पेयर बनाना तो ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट बी से लेना है। तो जब भी ए क्रॉस बी होगा, मैं फिर से यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा, ये सेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे अलग अलग, और वो ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के होंगे? ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जिनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैपिटल ए से लिया जाएगा, सेकेंड एलिमेंट है वो कैपिटल बी से लिया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाएगा, तब ये ए क्रॉस बी बनेगा। अच्छा, ऑल पॉसिबल सबसेट है, जितने भी हो सकते हैं, कितने होंगे? जब इस सेट में 3 एलिमेंट है और इसमें यदि इसमें भी 3 है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 9, 3 × 3 9। इसको मैं एक अलग एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं। दूसरा एक जैसे एग्जाम्पल लिया, एक पी सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है ए कोमा बी। इसी तरह से एक क्यू सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1,2। अब यदि मैं करना चाह रहा हूँ इसमें पी क्रॉस क्यू, ठीक है। एक पी सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए कोमा बी, एक क्यू सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1,2। जब अपन को पी क्रॉस क्यू करना है तो क्या करेंगे? पी क्रॉस क्यू एक सेट होगा, किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे बनेंगे? उनका सबका फर्स्ट एलिमेंट पी से लेना है और सेकंड एलिमेंट क्यू से लेना है। तो देखो कौन कौन से बना सकते हैं। जैसे पहला लिया मैंने A,1, दूसरा A,2, तीसरा B,1, चौथा B,2। इस तरह से P क्रॉस Q बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑर्डर्ड पेयर और नहीं बन सकता जिनका पहला एलिमेंट P से लेना है और दूसरा एलिमेंट Q से लेना है। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। तो कितने बने इसमें? एलिमेंट कितने आ गए इसमें? 4। इस तरह से अपन 2 सेट का कार्तीय गुणन करते हैं। ये P और Q का कार्तीय गुणन है। अच्छा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यदि Q क्रॉस P करता तब क्या आंसर आता? यदि Q क्रॉस P करता तो इस बार जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट Q से लेना है और सेकंड एलिमेंट P से लेना है। ध्यान से देखो, जब Q क्रॉस P करना है तो इस बार इसका फर्स्ट एलिमेंट Q से लेना है। Q के फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2 है तो 1,A हो सकता है, अगला 1,B हो सकता है, अगला 2,A हो सकता है, अगला 2,B हो सकता है। ये है Q क्रॉस P। इन Q क्रॉस P में जब ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो उन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो Q से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट है वो P से लिया जाएगा। तो ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि 2 सेट A और B का जो कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो A क्रॉस B होता है
और ये आपके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाना हो और सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाना हो तो उसको ए क्रॉस बी कहते हैं। अब इसमें नंबर की बात है कि जैसे P के अंदर कितने एलिमेंट हुए अभी 3, इसी तरह से Q में एलिमेंट कितने हुए, यदि अच्छा P में एलिमेंट यदि मान लो 3 है और Q में एलिमेंट मान लो कितने हैं, फिर भी 3 है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे 9। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में जैसे इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने 2, तो P क्रॉस Q में कितने 1 2 3 4। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, मैं आपको इससे ऑब्जर्वेशन से 2 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि कभी भी A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता। पहली चीज तो ये A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते। ये देख सकते हो यहाँ पे P क्रॉस Q निकाला और ये Q क्रॉस B, क्या ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि A,1 और 1,A अलग अलग है, ये एलिमेंट बराबर नहीं है। इसी तरह से A,2 और 1,B ये भी अलग है, B,1 और 2, ये मतलब ये अलग है एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट इन चारों एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है इस सारे एग्जाम्पल से कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता। जो दूसरी बात है नोट करने वाली वो ये है कि जब भी A के अंदर एलिमेंट मान लो स्मॉल m हो एंड B के अंदर जो एलिमेंट है वो मान लो कितने हैं n, तो मैं A क्रॉस B के एलिमेंट पता कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से कि A क्रॉस B में कन्फर्म कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n एलिमेंट होंगे। लास्ट 2 एग्जाम्पल में ये बात अपन ने नोटिस करी होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में P में एलिमेंट है 2, Q में एलिमेंट भी 2 है, तो P क्रॉस Q में कितने हुए 4 एलिमेंट। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में A में एलिमेंट थे 3, B में एलिमेंट कितने थे 3, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट थे 9। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें नोट करना है। पहला पॉइंट कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, पहली चीज़ ये याद रखनी है कि 2 सेट का जब कार्तीय गुणन करते हैं तो उसमें A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। दूसरा पॉइंट कि A में यदि m एलिमेंट है और B में यदि n एलिमेंट है तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक कोई भी एक सेट है A सेट जिसमें एलिमेंट है 2, ठीक है, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, तो बताइए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे 6। A में यदि 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे 6। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B के एलिमेंट कितने होंगे 2 इंटू 3 6। ठीक है, इसी तरह से यदि A में यदि 3 एलिमेंट होते और B में यदि 4 एलिमेंट होते तो फिर A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, इसमें 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये था A क्रॉस B, मतलब 2 सेट्स का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ये भी फंक्शन में काम इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है, फलन एक तरह का संबंध ही होता है। तो संबंध क्या होता है, संबंध जब भी अपन देखेंगे तो सेट्स पे पढ़ेंगे। तो अपने पास मान लो कि 2 सेट है A और B, अब A और B में जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। A और B में जो भी रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। देखो इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझते हैं कि A और B का ऊपर कोई भी एक रिलेशन होगा वो A और B का सबसेट होगा। जैसे एक सेट है 1,2 जिसमें एलिमेंट है और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब उसमें यदि अपन रिलेशन कोई R डिफाइंड करें तो R रिलेशन क्या दे रखा है A, B, जहां पर A B से छोटा है। इस डेफिनेशन से देखो A में एलिमेंट है 1 और 2, B में एलिमेंट है 1 2 3। अब डेफिनेशन R की ये है कि R क्या है, A मतलब A और B का एक सेट है जहां पर A B से छोटा होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है क्योंकि 1 1 से छोटा नहीं है, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, इसलिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ रिलेशन है। इसी तरह से 2 का 1 के साथ 2,1 हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता 2,1। क्यों? क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है। फिर क्या बन सकता है 2,2, ये भी नहीं हो सकता।
फिर 2,3 क्योंकि 2 3 से छोटा है। अब देखो मैं पहले बोल रहा था कि R क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट। अब इसमें A क्रॉस B निकालते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में अपने पास एक A सेट था जिसमें एलिमेंट था 1,2, मैं पिछला एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहा हूँ, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब यदि मैं इनका A क्रॉस B निकालूँ, आपको A क्रॉस B भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि पहले तो ये बताइए कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। जब A में 2 एलिमेंट है, B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि 2 × 3 6। तो A क्रॉस B के जो 6 एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? पहला 1,1, दूसरा 1,2, तीसरा 1,3, चौथा 2,1, पांचवा 2,2, छठा 2,3। ये इस तरह के 6 इसके एलिमेंट है। ठीक है, A क्रॉस B। ये लास्ट एग्जाम्पल ही है जिसमें A सेट था और B सेट था। अब अच्छा, उसका जो R था उसकी डेफिनेशन क्या थी? R में रिलेशन, उस R रिलेशन में अपन को वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें A B से छोटा है। A मतलब फर्स्ट एलिमेंट और B मतलब सेकंड एलिमेंट। तो देखो ये हो सकता है कि उसमें, उस रिलेशन में नहीं हो सकता क्योंकि 1 से छोटा नहीं है। 1 2 से छोटा है तो ये ले लिया इसमें 1,2। इसी तरह से 1 3 से छोटा है तो ये भी ले लिया 1,3। इसी तरह से 2 1 से छोटा है, नहीं है। 2 2 से छोटा है, नहीं है। 2 3 से छोटा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिख दिया 2,3। ये डेफिनेशन आपकी अलग अलग हो सकती है। इस A क्रॉस B में डेफिनेशन इस R की अलग हो सकती है, लेकिन पिछले एग्जाम्पल से ये R डिफाइंड हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे ये जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट है। ये जो R है वो A क्रॉस B का सबसेट है। सबसेट अभी बताया था, सबसेट क्या होता है कि यदि ये इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस B में होने चाहिए। अब R के 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों A क्रॉस B में है। तो सिंपल सी रिलेशन की एक डेफिनेशन हुई कि जो भी कोई भी किसी भी सेट पर P से Q पे यदि कोई रिलेशन R होगा तो R P क्रॉस Q का सबसेट होगा। समझ में आई बात? यदि C से D पर कोई रिलेशन R होगा तो वो कन्फर्म C क्रॉस D का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे P से Q पे यदि कोई रिलेशन R है तो वो पक्का P क्रॉस Q का सबसेट होगा। इस तरह से A से B में डिफाइंड रिलेशन R क्या होता है? हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी भी A सेट से B सेट में यदि कोई रिलेशन R है तो इसका मतलब कि सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ क्या होता है? एक रिलेशन R नियम के तहत वो कनेक्ट होते हैं। सेट A के जो एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट से एक R रूल के अकॉर्डिंग वो कनेक्ट होते हैं, तब उसको रिलेशन बोलते हैं। अब ये जो R रूल है वो कुछ भी हो सकता है। किसी एक सेट से, जैसे A से B में बहुत सारे रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? जैसे ये A क्रॉस B है, इसका ये एक ही रिलेशन है R1। इस तरह के खूब सारे रिलेशन इस पर डिफाइंड हो सकते हैं। कितने होंगे? जितने इसके सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि R तो A क्रॉस B का सबसेट है। तो जब R A क्रॉस B का सबसेट है तो इसका मतलब A to B में अपन बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और उनका नंबर कैसे निकालेंगे कि जैसे इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶ आपने सबसेट्स में ये चीज़ पढ़ी होगी। कभी भी किसी भी सेट के सबसेट निकालने होगी, एक सेट के एलिमेंट यदि n है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2⁶। एक सेट में यदि n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2⁴n। तो A क्रॉस B में यहाँ पर जो A क्रॉस B है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2⁶। तो मान के चलो आप इसमें A से B में मैं 2⁶ रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसी को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक स्पेशल सेट ही ले लेते हैं, जैसे छोटा लेते हैं थोड़ा सा। एक A सेट लिया जिसमें एलिमेंट है A, B। इसी तरह से B सेट है 1, 2। ठीक है, अब A क्रॉस B बनाया इसमें।
ए क्रॉस बी में फिर देखो एलिमेंट कितने होंगे। अब तक इससे पीछे जो मैंने भी बात करी ना वो सारी इस स्लाइड में डिस्कस हो जाएगी, इसलिए ध्यान से इस एग्जांपल को समझना। इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ जाएगा, सेट भी आ जाएगा, सबसेट भी आ जाएगा, रिलेशन भी आ जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए कोमा बी, एक बी सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1,2। अब इनका कार्तीय गुणन करते हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी कैसे होगा, जिसमें एलिमेंट होंगे ए कोमा 1, ए कोमा 2, इसी तरह से बी कोमा 1 और बी कोमा 2। ये है ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। अब जो इसके अंदर डिफाइंड रिलेशन होंगे वो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ मैं इस ए क्रॉस बी में, मतलब इस ए सेट से बी सेट में कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। ए क्रॉस बी के सबसेट कैसे काउंट करते हैं, यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 4, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट होंगे। इसका मतलब इस ए से बी में 16 रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं 16। मैं बार बार रिलेशन पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि उन 16 में से कुछ ही फंक्शन होंगे। वो जो 16 रिलेशन ए से बी में डिफाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फंक्शन होंगे, सारे नहीं होंगे, पर सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ कि इसी सेट में एक R1 रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1 आ जाए और बी की वैल्यू 2 आ जाए। ये एक रिलेशन हो सकता है। और भी इसी सेट पे एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 2 आ जाए और बी की वैल्यू 1 आ जाए। इसी सेट पर एक R3 ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ ए की वैल्यू 2 आ जाए, ये भी एक रिलेशन है। R4 ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो, और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध, ठीक है, क्योंकि ये भी तो इसका सबसेट हो सकता है। R5 एक ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जिसके अंदर इसके सारे एलिमेंट आ जाए, मतलब A,1 आ जाए, A,2 आ जाए, या B,1 आ जाए और B,2 आ जाए, सारे एलिमेंट आ जाए। अच्छा, तो ये देखो R5 भी A क्रॉस B का सबसेट है क्योंकि इसके 4 एलिमेंट इसमें है। R4 भी इसका सबसेट है क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता है। तो इस तरह से जब इस तरह का कोई रिलेशन डिफाइंड होगा तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल या सार्वत्रिक रिलेशन, सार्वत्रिक, जिसमें सभी अवयव के साथ संबंध हो, मतलब ए के सारे अवयव का बी के सारे अवयव से कोई ना कोई संबंध हो, तो उसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो देखो इस तरह से हमें कितने रिलेशन इस पे डिफाइंड हो सकते हैं 16, जितने इसके सबसेट होंगे। तो ये भी आपको बड़ी काम की चीज़ है, आपको याद रखना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए से बी में टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। यदि आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है तो इस ए से बी में टोटल कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, ठीक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूं कि यदि ए सेट ये है बी सेट ये है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 4। ये कैसे निकाला 2 × 2 4, ठीक है। अब इस पे रिलेशन कितने डिफाइंड हो सकते हैं तो वो होंगे 2 की पावर 4 16। टोटल रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं इस पे 16। ये टोटल रिलेशन मेरा बताने का मतलब ये होगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि कोई भी रिलेशन आर क्या होता है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। इस तरह से अपन रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अच्छा, फंक्शन को, और इसमें जो फंक्शन में काम की चीज़ होती है वो टर्मिनोलॉजी में आप मान सकते हो, एक चीज़ आती है इंटरवल। ये भी रिलेशन और फंक्शन में बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल वैसे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर 2 जो होते हैं वो इनको मिक्स करके बनाते हैं। जैसे पहला हो गया ये क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा क्लोज ओपन, चौथा ओपन इंटरवल। तो मतलब आपको समझने के लिए आपको ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या करेंगे अपन, एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पहली बात तो जो क्लोज इंटरवल है वो इस तरह से लिखा होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे A,B लिखा हुआ है। अब A,B का मतलब होगा कि इसके अंदर जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू R लेनी है। मतलब इतने सारे इस सेंटेंस को यदि मैं
शॉर्ट में लिखना चाहूँ इस पूरे सेंटेंस को, तो उसका मतलब होगा ये। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है वो भी पढ़ेंगे। इस सेंटेंस को यदि मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो उसका मतलब होगा ये। अब ये सेंटेंस क्या है, पहले पहले वाला देखते हैं। आपको एक एक्स ऐसा लेना है जो ए और बी के बीच में है, और मतलब ए से बड़ा है और बी से छोटा है, और ए और बी के बराबर भी है, और बिलोंग्स टू आर, मतलब एक रियल नंबर लेना है जो ए और बी के बीच में। यदि ऐसी चीज़ को अपन लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। जब भी इस तरह से चीज़ लिखी होगी कहीं भी, जैसे 2,7 लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2,7 के बीच में होगी, तो 2,7 के बीच का रियल नंबर होगा। ये आपको स्पेशली याद रखना है, इंटरवल में हमेशा रियल नंबर होते हैं। तो 2,7 के बीच के रियल नंबर होंगे जिसमें 2 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह आएगा, उसको बंद अंतराल कहेंगे, और खुले अंतराल में एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे जो x है वो a और b के बीच का जरूर होगा, पर a भी नहीं है और b भी नहीं है, और रियल नंबर होगा। और उसको लिखेंगे कैसे, सिंपल ब्रैकेट से। तो पहली चीज़ तो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इंटरवल में हमेशा रियल नंबर होते हैं, इंटरवल में हमेशा रियल नंबर होते हैं। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तो वो बंद अंतराल कहलाएगा और उसमें एंड पॉइंट को शामिल करना होता है। जब सिंपल ब्रैकेट लगेगा तो वो खुला अंतराल कहलाएगा और उसमें एंड पॉइंट को शामिल नहीं करना होगा। ये आपको चीज़ें स्पेशली याद रखनी है। अब देखो बंद अंतराल और खुला अंतराल में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, तो याद कैसे रखोगे। बंद अंतराल जो होता है ना उसको याद रख लो, खुला अंतराल अपने आप याद रह जाएगा। अब बंद अंतराल कैसे याद रखोगे, 3 ब से याद रखो, ब ब और ब। इंटरवल में आपको ये 3 ब याद रखने हैं। 3 ब का मतलब, पहले ब का मतलब बंद, ठीक है, दूसरे ब का मतलब बराबर का चिन्ह, और तीसरे ब का मतलब बड़ा कोष्टक। तो बंद अंतराल में क्या होता है, बंद अंतराल में बड़ा कोष्टक लगता है इस तरह का, और बराबर का चिन्ह आता है। अब बड़ा कोष्टक लगेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, इसका मतलब एंड पॉइंट शामिल होंगे, और ओपन के लिए आपको ये याद नहीं रखना। तो बंद अंतराल में क्या होता है, बड़ा कोष्टक लगता है और बराबर का चिन्ह आता है, बराबर का चिन्ह आता है, इसका मतलब इसको एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ये जरूर इनको पता होता है बच्चों को कि जैसे 1,5 है तो ये ठीक है, एक चीज़ तो याद रखनी है कि इसमें 1 और 5 को इंक्लूड करना है। जब इस तरह का ब्रैकेट यूज़ किया है तो उसमें 1 और 5 को इंक्लूड करना है, और जब सिंपल ब्रैकेट यूज़ किया हो तो 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, नाम में ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ब ब ब ब का मतलब बंद, एक ब का मतलब बराबर, एक ब का मतलब बड़ा अंतराल। तो जब ये एक चीज़ याद रखोगे दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। इंग्लिश में यदि आप याद रखना चाहो तो आप देखो ओपन को किस तरह से लिखा गया है। यदि मैं ओपन को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, ओपन OPEN, तो इसमें ये कोष्टक यूज़ हो रहा है। क्लोज को जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं CLOSED, इस ब्रैकेट की तरह लिखा जा सकता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये देखो ओपन के अंदर सिंपल ब्रैकेट आ गया, इस तरह से यदि लिख लिया आपने तो ये सिंपल ब्रैकेट लिख लिया गोलाई देकर, और क्लोज को ऐसा लिख लिया, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी याद रखना कि जो इसके एंड पॉइंट है वो डार्क पॉइंट से लिखे जाएंगे बंद अंतराल में, जबकि खुले अंतराल में जो एंड पॉइंट है वो ऐसे ब्लैंक बॉल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये याद रखना, बहुत सारे ग्राफ में ऐसे ब्लैंक बॉल होती है और किसी में ऐसे डार्क होती है। तो जब ये खाली बॉल होगी इसका मतलब क्या होगा कि उसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, मैं फिर से आपको ये एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि जैसे मैं 3 चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर। पहली चीज़ लिखी मैंने ये 1,5, दूसरे नंबर पे फिर लिखा मैंने 1,5, तीसरे नंबर पे भी 1,5 लिखा। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल में 1,5 लिखा है, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट काम में लिया, दूसरे में मैंने सिंपल ब्रैकेट काम में लिया, और तीसरे में मैंने कर्ली ब्रैकेट काम में लिया। तो अब देखो, अब इनका अलग अलग यूज़ होता है, तीनों का अलग अलग यूज़ है। पहले में
स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, दूसरे में सिंपल ब्रैकेट लिखा और तीसरे में कर्ली ब्रैकेट लिखा। ठीक है, अब मैं यदि आपसे पूछूं, एक बार सोच के देखना कि पहले दूसरे तीसरे में कितने कितने एलिमेंट है। बताइए कि पहले नंबर पे जो ये इंटरवल है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने, दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने, और इसी तरह से तीसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने। ठीक है, जो पहला है उसमें वो क्या है, इंटरवल है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, इन्फिनिटी। बहुत सारे लड़के इसमें सोचते हैं, पता कैसे गिनते हैं, वो गिनते हैं 1 से 5, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर सोचते हैं, वो गलत है। 5 नंबर जब सोचते हैं जब इंटरवल में नेचुरल नंबर होता है, इंटरवल में हमेशा रियल नंबर होते हैं, और 1 और 5 के बीच में इन्फिनिटी नंबर आता है, 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर आता है। कैसे आएगा, 1 के जस्ट बाद का नंबर वैसे कोई बता नहीं सकता, लेकिन जैसे 1 हो गया 1.01, 1.002, 1.0003, तो इस तरह से 1 और 5 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर आता है, तो 1 और 5 के बीच में तो आना ही है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसमें भी कितने होंगे, इन्फिनिटी होंगे। ऐसा मत सोचना कि इसमें से 2 कम होंगे, क्योंकि 1 और 5 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें भी इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है, पर दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क है, इसमें 1 और 5 को शामिल किया गया है। इसका मतलब देखो, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी इन्फिनिटी नंबर है, लेकिन फिर भी इसको लिखेंगे, इसमें 1 और 5 शामिल नहीं है। तो ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर इसमें तो 2 कम होने चाहिए, क्योंकि इसमें 1 और 5 शामिल है और इसमें 1 और 5 शामिल नहीं है, तो इससे तो कम होने चाहिए। तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन, काउंट ही नहीं कर रहे, तो फिर 2 कम का कोई लॉजिक इसमें नहीं बनता। ठीक है, यदि मैं इन्फिनिटी का हाफ भी करूं तब भी इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह का दिमाग मत लगाना कि इसमें यदि 2 कम है तो 2 तो कम होना चाहिए। इन्फिनिटी का यदि आधा भी कर दें तब भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, वो परिमित ही नहीं है, तो उसमें 2 कम ज़्यादा नहीं होगा। तो फर्क समझ में आया इंटरवल का। तीसरा एक सेट है जिसके फिक्स एलिमेंट है 1 और 2, इसमें एलिमेंट 2 ही है। तो सेट को देखो, ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट का अलग अलग यूज़ देखो आप। कर्ली ब्रैकेट को किससे लिखा, सेट को कर्ली ब्रैकेट से लिखा, सिंपल ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों को इंटरवल में यूज़ किया, पर इसमें कौन सा इंटरवल हुआ, ओपन, और इसमें कौन सा हुआ, क्लोज। ठीक है, अब देखो, वैसे जो इंटरवल मैं बता रहा था आपको वो कितने टाइप के हुए, 4 टाइप के। 4 टाइप के कौन कौन से, इसको इरेज कर देता हूं फिर देखते हैं। 4 टाइप के जो होंगे वो ये होंगे। पहला पड़ा क्लोज इंटरवल, ये है ए से बी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल, इसको कैसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इसको बोल दिया बंद अंतराल। ठीक है, दूसरा खुला अंतराल, जिसको लिख दिया a, b, मतलब इस बार a और b के बीच का नंबर। अच्छा, ये कंप्लीट चीज़ ये होगी जब x बिलोंग्स टू r होगा, इसमें भी x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तीसरा जो इंटरवल है वो है खुला बंद अंतराल, जिसको ऐसा लिखेंगे, एक साइड से बंद और एक साइड से खुला, मतलब इस बार ए को इंक्लूड करना है और बी को इंक्लूड नहीं करना। इसमें भी जो नंबर लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, रियल नंबर। चौथे पॉइंट में इस बार ए की तरफ ओपन रखेंगे, बी की तरफ क्लोज रखेंगे, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन एक्स और इक्वल्स टू लेस देन बी। ये 4 टाइप के इंटरवल है। पहला टाइप बंद अंतराल, पहला बंद, दूसरा खुला अंतराल, ठीक है, तीसरा बंद खुला और चौथा खुला बंद। इस तरह से 4 इंटरवल होते हैं। ठीक है, आगे इस सब से मिलके बनेगा फंक्शन। इन सब का यूज़ होगा किसमें, फंक्शन, जो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।